लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि जयराम महतो कब तक लोगों के बीच आएंगे, वोट करेंगे। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी लोग हैं, मैं तो ये भी कहूंगा कि हमारे 8 लोकसभा में जहां जहां लोग कैंडिडेट खड़ा हुए हैं, तो जो भी उनका छाप है, चाहे हमारा हेलमेट छाप हो, चाहे हमारा कैंची छाप हो, चाहे हमारा गैस सिलेंडर का छाप हो। आज हमारा रांची लोकसभा के हमारे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के साथ भी वही हुआ। अगर हो सकता था कि कोई इसी तरह से पुरुष वर्ग का हम लोग वहाँ पे करते तो शायद उनके ऊपर भी ये लोग पीछे पड़ जाते हैं, उनको दबाने का प्रयास किया जाता, नॉमिनेशन रोका जाता है। इसीलिए महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देने के उद्देश्य से, और उनके ऊपर कुछ किसी तरह केसेस नहीं होंगे, उनके ऊपर कोई चाप नहीं बन सकता, दबाव नहीं किया जा सकता, इसीलिए निर्णय लिया गया था। और ये भी निर्णय लिया गया था अगर यदि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जी का नॉमिनेशन क्लियर होता है तो दोनों अपना नाम वापस कर लेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमें भी ये लगा कि कहीं ना कहीं हमारा नॉमिनेशन रद्द हो जाए, इसीलिए हमने एक अल्टरनेट ऑप्शनल में हमने रखा था। तो उसमें हमने कि एक पूजा का और एक हमने उषादी का नाम हमने कहा था कि आप नॉमिनेशन कर, ये मेरा ये नहीं था, ये हमारे केंद्रीय अध्यक्ष और बाकी टीम का निर्णय हुआ था, किसी न किसी को अल्टरनेट दिया जाए। और ये भी हमारा है कि गैस सिलेंडर का जो छाप है उसके लायक्स मतलब सिमिलर टाइप को और भी सिंबल जो है उस टाइप से नहीं दिखता है। सपोज कुछ चीज़ों का होता है ना कि मान लीजिए हमने एक्स और वाई डाल दिया, लेकिन दोनों का छाप एक ही टाइप से दिखता है। जैसे चूड़ी का हो गया, जैसे मान लीजिए कि आपका रिंग का हो गया, तो जो गोल टाइप से होता है तो एक टाइप से हो सकता था। तो हमने बहुत बारीकी से चेक किया था कि ऐसा छाप लिया जाए जिसपे लोग कंफ्यूज ना हो। तो गैस सिलेंडर का जो छाप है, ये छाप अपने आप में एक यूनिक छाप है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस छाप को लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, मतलब देख पाएंगे और उस पर अपना मत डाल पाएंगे। तो जयराम दाऊ षड्यंत्र से निकलने के लिए और कानून प्रशासन व्यवस्था में जिस तरह से उनके ऊपर पेच फंसा दिया गया है, उस सब चीज का वेट कर रहे हैं कि जैसे ये सब क्लियर हो जाएंगे तो निकलेंगे। रह गई लाइव में आने की बात और ये सब चीजें हमारा। तो जोहार, नमस्कार। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, देख सकते हैं, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के केंद्रीय प्रवक्ता राजू महतो। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें कि 25 मई को गिरिडीह लोकसभा में चुनाव होना है, जिसको लेकर तमाम लोग, जिस दिन नामांकन टाइगर जयराम महतो का होता है तो तमाम लोग ये सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा। जैसे टाइगर जयराम महतो नामांकन के लिए जाते हैं, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस चली जाती है, तो लोगों के मन में ये सवाल आने लगता है कि क्या जयराम महतो को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, क्या नामांकन रद्द होगा। तो तमाम चीजें जो बीती 4-5 दिनों में, उन चीजों को लेकर भी बात करेंगे। और आगे हम लोग अब बात करने जाएंगे कि चुनाव चिन्ह आ गया है JLKM का। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि टाइगर जयराम महतो का चुनाव चिन्ह आ गया है। चुनाव के बस कुछ ही दिन अब बचे हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे राजू महतो के साथ कि बचे हुए जो 15 दिन बचे हैं, जो भी 13-14 दिन बचे हैं, उसमें किस तरह से JLKM अपना कार्य करेगी, किस तरह से चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही है अभी फिलहाल गिरिडीह लोकसभा में, उसको हम लोग जानेंगे। राजू दा, जोहार। जोहार, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं सबको खतियानी जोहार। राजू दा, जिस तरह से अभी देखा जाए 1 तारीख को आप लोग नामांकन करवाते हैं, उसके बाद सस्पेंस में था कि आपका चुनाव, मैंने क्या बोले, निर्वाचन आयोग आप लोगों ने जो नामांकन करवाया उसको रद्द कर देगा। लेकिन फाइनली अभी आप लोगों का सारा प्रोसेसिंग होने के बाद आप लोग का चुनाव चिन्ह आ गया है। अब आगे आप लोग क्या कार्य करेंगे? देखिए, आप सभी को तो पता चला ही होगा कि 1 तारीख को जैसे हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जी नॉमिनेशन करने जाते हैं, तो उनको नॉमिनेशन से बिफोर एक दिन पहले अरेस्टिंग का बातें आती है। अरेस्टिंग होने की जो मतलब चर्चाएं जैसे आई तो हम लोग अस्त-व्यस्त हो गए, हमारा मतलब पैरों तले जमीन खिसक गया। फिर भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारा, हमने सोचा आखिर होगा क्या, देखा जाएगा। फिर जो भी हुआ, 1 तारीख को नॉमिनेशन हो गया। नॉमिनेशन का प्रक्रिया मैं आपको बता दूं कि नॉमिनेशन जिस दिन हम लोग करने के लिए गए थे, उस दिन हमारा 3 पेपर हम ही लोगों ने सेलेक्ट किया था। दादा ने कहा था कि 3 पेपर सेलेक्ट कीजिए, अगर यदि किसी तरह से मेरा अरेस्टिंग हो जाता है तो कम से कम कोई ना कोई एक पेपर हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। उसी दिन जिस दिन हम लोगों ने 1 तारीख को नॉमिनेशन किया था, उसी दिन हमारा 2 पेपर सेलेक्ट हुआ था और हमें उसका चेकलिस्ट भी मिल गया था कि 2 पेपर आपका परफेक्ट है, आपको कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन जिस दिन 1 तारीख को दादा का अरेस्टिंग की बात होती है और दादा का अरेस्टिंग नहीं हो पाता है किसी कारण से, देखिए सिंपल सी बात है, लोग कह रहे हैं कि टाइगर भाग गया, टाइगर तो गिरफ्तार ही नहीं हुआ तो भागा कहाँ से। 353 का जो मामला होता है, 353 का लोग बाहर से बेल करा ही लेते हैं। हम लोगों ने वही प्लान किया था, हम लोगों ने कि भाई यदि ऐसी चीजें हैं तो हमें दूसरा दिन अरेस्ट कर लीजिए, हमें तो समय दीजिए, क्योंकि एक दिन पहले हमको इन्फॉर्मेशन मिला है तो हमें तो कम से कम समय नहीं मिलेगा तो हम अपना मतलब बेल कैसे कराएंगे। तो ये सब चीजें हम लोगों ने सरकार से और प्रशासन से रिक्वेस्ट भी किया। जो भी हुई, जैसे भी घटना घटी, हम लोग हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी का गिरफ्तारी नहीं होता है। और उसके बाद जो हम लोगों के ऊपर प्रताड़न होता है, पूरा पार्टी के ऊपर हमारे एक एक कार्यकर्ता को ढूंढ करके मतलब अरेस्टिंग करने का प्रयास किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उस नॉमिनेशन को रोकने का एक प्रयास किया जा रहा था। लेकिन कहा जाता ना, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। हमारे कार्यकर्ताओं ने अपना हिम्मत रखा और ऊपर वाला ने एक सही निर्णय लिया। इस 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक के बीच में बहुत तरह की बातें हुई, मतलब अफवाहें आई, बहुत लोगों का मन टूटा, दिल टूटा, लोगों को तोड़ने का प्रयास किया गया, संगठन को तोड़ने का प्रयास किया गया, क्योंकि टाइगर की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आ रहा था। लोग मतलब सहम से गए थे, डर से गए थे, क्या होगा कि पता नहीं 1 तारीख को नॉमिनेशन जो किए हैं उनका नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा या फिर क्या होगा। इसको लेके बहुत सारे लोग मतलब
डर से गए थे। फिर भी मैंने पूरा कोशिश किया था कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आपके चैनल के माध्यम से, ताकि लोग टूटे नहीं, जुटे रहे, संगठन बना रहे, और लोगों को जितना भी अपडेट हो सकता था मैंने अपडेट देने का प्रयास किया था, ताकि लोग टूटे नहीं। फाइनली हमारा नॉमिनेशन, उसके बाद देखिए षड्यंत्र का एक खेला देखिए, जबकि 1 तारीख को ही निर्वाचन आयोग में जो भी डीसी मैडम बैठी थी, उन्होंने कहा था कि आपका 2 पेपर में किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग नॉमिनेशन कर सकते हैं। चलो ठीक है, एक जो भी छोटा मोटा हस्ताक्षर का उन्होंने अपना संदेश जताया था, हमने 7 तारीख को जाकर के अपने प्रस्ताव के द्वारा जाकर के हमने सिग्नेचर भी कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए वहां से हमें एक दबाव आता है कि नहीं, आपके केंद्र अध्यक्ष को आना पड़ेगा, उनके समक्ष साइन करना होगा। उसमें भी एक बहस होता है कि मैडम, अगर यदि हमारे केंद्र अध्यक्ष को आने का था तो उस तरह कोई नोटिफिकेशन हमें नहीं मिला है, और अगर यदि आपका निर्वाचन आयोग की तरफ से ऐसा कुछ भी बनता है तो आप बिल्कुल दे दीजिए, एक नोटिस डाल दीजिए कि आपको आना ही पड़ेगा, अनिवार्य है, तो बिल्कुल हम उस प्रक्रिया को भी फुलफिल करेंगे। लेकिन वैसी कोई नोटिस में आई नहीं थी। हाँ, कुछ न्यूज़ चैनल्स, कुछ लोगों ने उस नोटिस को बारीकी से पढ़ा नहीं था, और लोगों ने कह दिया कि नहीं, टाइगर को 7 तारीख को अरेस्टिंग देना पड़ेगा। उतना तो हुआ ही हुआ। फिर भी हमने लोगों का मन शांत करने के लिए वो भी चर्चाएं की, आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों को बताया कि आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ प्रस्ताव जाएंगे। लेकिन आप बताइए, जिन 7 तारीख को हमारे लोग नॉमिनेशन सॉरी प्रस्ताव जब पहुंचते हैं तो वहां भी बोला जाता है कि आपका कैंडिडेट को लाइए। इसका मतलब देखा जाए कहीं ना कहीं ये ऊपर से प्रेशराइज किया जाए। देखिए, चुनाव आयोग जो है एक मतलब निष्पक्ष विभाग है, ठीक है, जहाँ पे किसी के ऊपर कोई किसी तरह से मतलब प्रेशराइज नहीं किया जाता। कोई भी व्यक्ति, हमारा इस लोकतंत्र का कोई भी व्यक्ति आकर के अपना नॉमिनेशन करा सकता है, वो निडर निष्पक्ष होकर के। जबकि चुनाव आयोग को ये हमें प्रोटेक्शन देना चाहिए कि आप आइए और अपना नॉमिनेशन कराएं, क्योंकि जितने ज़्यादा लोकतंत्र में लोग भागीदारी लेंगे उतना ज़्यादा हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। वोट तंत्र में ये माना जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें दबाव देने का प्रयास किया जाता है। इवन आप बताइए, जिस दिन हमारा 9 तारीख को हमें जब छाप मिलना था, सर्टिफिकेट मिलना था कि आपको मिस्टर जयराम महतो, आपको ये छाप दिया गया करके लेटर मिलता है, वो छाप देने में भी हमें आनाकानी किया जा रहा था कि वो नहीं, आप कैंडिडेट को बुलाइए। मतलब इन सब चीज़ों को हमने जो बारीकी से देखा, तो एक प्रकार से हमें ये महसूस हो रहा है कि एक आम आदमी, एक मतलब मजदूर का बेटा कभी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ये प्रेशराइज किया गया था। लेकिन मैंने बार बार वही कह रहा हूँ कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। हम और हमारे केंद्र अध्यक्ष और हमारी पूरी पार्टी ने, पूरा लोगों ने जो हिम्मत दिखाया, आज कहीं ना कहीं उसका एक रिजल्टेंट आया है कि उन दादा को छाप मिल गया है। जहाँ तक हमें लास्ट परसों तो इन्फॉर्मेशन मिला था कि वो जो सर्टिफिकेट मतलब लेटर मिलता है, ठीक है, वो लेटर नहीं दिया गया, उसमें भी कहीं ना कहीं मतलब दांवपेच खेला जा रहा है। हम लोग भी वेट कर रहे हैं आखिर क्यों, कैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये संविधान का उल्लंघन हो ही रहा है। लेकिन जब तक हमको रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं मिलेगा तो हम लोग उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि वहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ होता है कि सिर्फ कैंडिडेट आएगा तो ही उसको छाप मिलेगा। कैंडिडेट के जो प्रस्ताव होते हैं वो क्यों होते हैं, ये भी जानने की जरूरत है। प्रस्ताव का काम है, अगर यदि किसी कारण से कैंडिडेट नहीं पहुंच पाता है तो उनके जो प्रस्ताव है उनके एजेंट के रूप में काम करेंगे, और प्रस्ताव जाकर छाप भी ले सकते हैं और प्रस्ताव उनकी सारी प्रक्रिया को कर सकते हैं। इनकेस कैंडिडेट अगर क्षेत्र में नहीं भी होता है तो प्रस्ताव की जिम्मेवारी बनती है, प्रस्ताव का ये अकाउंटेबिलिटी बनता है कि वो क्षेत्र में चुनाव का माहौल में सभाएं कर सकते हैं। तो इन सब प्रक्रिया को हम लोग देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं देखिए हमारी पार्टी नहीं है, हमारे लोग नए हैं, तो हमें दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन याद रखिए, जब जब युवाओं को दबाया गया है तो वो विचार और फैला गया है। देखिए, जो कोई भी सुगंध आता है तो सुगंध जब हवा में आता है तो एक डायरेक्शन में जाता है, लेकिन विचार ऐसा ये है जो हर डायरेक्शन में फैलता है। विचार को जितना दबाया जाएगा वो विचार उतना ही फैलता है। आज जयराम महतो का विचार ही तो फैल रहा है। खैर, जो कुछ भी हुआ, हम लोग उनसे कुछ सीखे भी और अनुभव भी हुए, और पूरा राज्य के लोगों को भी ये पता चल गया कि आखिर सही में आज पूंजीपति वर्सेस गरीब की लड़ाई चल रही है। आज एक तरफ पूंजीपति वो लोग बैठे हुए, दूसरी तरफ जयराम महतो ऐसे गरीब लोग बैठे हुए, जो सड़क पे तो लड़ाई लड़ते ही है और उसके बाद सदन पे भी जाकर लड़ाई लड़ने की क्षमता रख रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को सदन में जाने से रोका जा रहा है, क्योंकि यदि ये सदन में चले जाते हैं तो उनको एक लिखने का पावर मिल जाएगा। वो कहते हैं ना कलम की शक्ति, तो वो कलम की शक्ति मिल जाएगी कि हम राजहित के लिए और देश हित के लिए अच्छा बात विचार और रख सकते हैं, और नियमावली और नीति नियोजन की बात कर सकते हैं। सरकार को दबा सकते हैं कि अगर यदि राजहित के लिए, देश हित के लिए कुछ निर्णय नहीं हो रहा है तो हम उस पर बात उठा सकते हैं, उस पर लिख सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं किसी का पेट में दर्द हो ही रहा होगा, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। देखिए, मैं तो यहाँ पे दोनों को पूरी तरह से दोषीदार समझता हूँ, पक्ष को भी विपक्ष को भी। सिंपल सी बातें ये है कि अगर यदि पक्ष और विपक्ष दोनों चाहते तो इस बच्चे को, इस 29 साल का नौजवान को, उनको समर्थन करते कि ठीक है, आज राज्य को जरूरत है ऐसे लोगों की, देश को जरूरत है ऐसे लोगों की, जो संविधान की बात करता है, जो लोगों को संवैधानिक तरीके से उनका हक अधिकार दिलाता है, होना चाहिए ना। लेकिन ये क्या कहीं किसी भी पार्टी से हमें समर्थन मिला, कोई पार्टी की हमें सपोर्ट की, चले इतनी बड़ी मतलब घटना घटी, दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई सामने नहीं आया। क्यों? क्योंकि कोई नहीं चाहते हैं
कि कोई गरीब का बच्चा है, क्योंकि यहाँ पे नेपोटिज्म ही चले, परिवारवाद ही चले। अगर यदि कोई नया बच्चा आता है तो फिर परिवारवाद कहाँ से चलेगा? और हमारे केंद्र अध्यक्ष बार-बार कहते हैं कि परिवारवाद को मिटाना है तो गरीब को मौका देना होगा। और ऐसे जो उभरते हुए सितारे हैं, जिनके पास टैलेंट है, ऐसे लोगों को बिल्कुल मतलब सदन पे भेजने का प्रयास करेगी जनता, और करना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत भी मानना है कि पूरे देश में भी इस बार नए-नए लोग आ रहे हैं। नए युवा, चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे पुरुषों की बात करें, नए लोग सदन में घुसेंगे, इसकी तो फुल गारंटी है। जिसमें हमारा केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो भी सदन पे जाएंगे, और सदन पे जाने के बाद नो डाउट देश के लिए और राज्य के लिए अच्छी नियमावली और नीति और नियोजन और देश हित के लिए जरूर अपनी आवाज उठाएंगे। अभी आते हैं कि हमारा चुनाव को लेकर के जो हमारा स्ट्रेटेजी चल रहा है। हमारा गिरिडीह लोकसभा में 2 बैठक अभी हो चुका है। उसके बाद अलग-अलग विधानसभा में, जो हमारे 6 विधानसभा आते हैं, उस विधानसभा में अलग-अलग विधानसभा में बैठकें शुरू हो चुकी है। अभी मैं एक आपके चैनल के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ देना चाहता हूँ। वो ये है कि देखिए, हमारे यहाँ पे एक बैलेट पेपर पे भी वोटिंग होता है। हमने अपना ट्रेनिंग के माध्यम से भी लोगों को बताया था कि बैलेट पेपर का जो वोटिंग होता है वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। बोला जाए तो एक बीएलओ के पास, बूथ लेवल जो ऑफिसर होते हैं, उनके पास कम से कम 4-5 ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो लोग बैलेट पेपर के थ्रू वोटिंग करते हैं। तो बैलेट पेपर में जो वोटिंग होता है उसके लिए हमको बीएलओ को पकड़ना होगा। हमारे लोग नए हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर बोलूँगा कि वो लोग जाएँ और जा करके अपने बीएलओ को पकड़े और फॉर्म 12, फॉर्म 13 का जो प्रोसीजर होता है उसको करवा लें, क्योंकि अभी हमारे पास समय है। क्योंकि वो वोटिंग होता है 7 दिन पहले। मैं ये आश्वस्त तो जरूर कर दूंगा, और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि ऐसे जो लोग तबके के लोग हैं, जो फिजिकली चैलेंज होंगे, या फिर 80+, 85+ जो लोग होंगे, वो बिल्कुल टाइगर जयराम महतो आदमी को वोट देना चाहेंगे। तो अगर यदि हमारे कैंडिडेट वहां पे नहीं पहुंचते हैं तो जिसके कैंडिडेट उनके सामने खड़े रहेंगे वो उसी पे बैलेट पेपर वोट करेंगे। क्योंकि आज हमारा चुनाव चिन्ह आ गया है, तो बैलेट पेपर का जो चुनाव चिन्ह में स्टाम्प होता है, तो वहां पे उस व्यक्ति को फॉर्म भरना पड़ता है। वो फॉर्म बीएलओ के पास मिल जाएगा, ब्लॉक में भी मिल जाता है, और बूथ लेवल का जो एजेंट होता है वो लोग जा जाके दूसरी पार्टियां करवाती है। तो हमारे पास बूथ लेवल के एजेंट नहीं है, लेकिन मैं आश्वस्त ये कर दूंगा कि आप उस परिवार में, जिस परिवार में 85+ जो लोग हैं, जो वोट देने के लिए नहीं जा सकते हैं, और जो फिजिकली डिसेबल लोग हैं, मतलब उस लोगों को जो वोट देने नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए एक नामांकन फॉर्म भरवा दीजिए, और उनके घर में जाके उनको बोलिए कि आप निडर निष्पक्ष होकर के आप उस पार्टी को, उस छाप को बिल्कुल वोट कीजिए जिसको आप पसंद करते हैं। तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि हमारे यदि लोग पहुंचेंगे तो इस बार फूल और फल साफ हो जाएगा, और गैस सिलेंडर पे लोग ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करेंगे। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी लोग हैं, मैं तो ये भी कहूंगा कि हमारे 8 लोकसभा में जहां जहां लोग कैंडिडेट खड़ा हुए हैं, तो जो भी उनका छाप है, चाहे हमारा हेलमेट छाप हो, चाहे हमारा कैंची छाप हो, चाहे हमारा गैस सिलेंडर का छाप हो, जहां भी है हमारे कार्यकर्ता, जिनके पास अभी 7 दिन समय है, क्योंकि ये बैलेट पेपर का वोटिंग 7 दिन पहले होता है और बाय पोस्टल वो जाता है। अभी आपके पास समय है, आप जाए और अपने अपने पंचायत में या अपने अपने वार्ड में ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो लोग फिजिकली चैलेंज होंगे और जो 85+ के होंगे, तो उनको चिन्हित करें और उनको जाकर के आप संपर्क करें, और संपर्क करके उनको हमारे फेवर में वोट करवाने का प्रयास करें। क्योंकि ये चीज़ें हमारे बच्चे नहीं जानते हैं, हमारे संगठन के नए नए लड़के हैं तो नहीं जानते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि देखिए, सपोज मान लीजिए कि मेरे घर के सामने में, मेरा वार्ड के अंदर ही 4 लोग ऐसे फिजिकली चैलेंज हैं जो वोट नहीं कर सकते हैं। तो यदि हम उनसे संपर्क करेंगे, उनको बताएंगे, उनको उनकी राय लेंगे, तो बिल्कुल जिस दिन बैलेट पेपर पे वोटिंग होता है तो वो लोग आएंगे। दूसरी बात, आपको अपना बीएलओ के साथ जुड़े रहना होगा, क्योंकि देखिए, बीएलओ के साथ नहीं जुड़े रहेंगे तो कब जाकर के वो किसी का मतलब वोटिंग करवा सकता है। मैं किसी का पक्ष विपक्ष की बात नहीं करूंगा, लेकिन ऐसी चीजें सामने आती है कि ज्यादातर उसमें सूबे की सरकार के लोग वोट करवाते हैं, क्योंकि उनको वे मतलब परसेंटेज दिया जाता है, दबाव दिया जाता है। आज तो आप देखिए रहे, पूरा देश में कहीं ना कहीं जो सरकार में होता है वो लोग हर सरकारी विभाग को दबाने का प्रयास करते हैं, उनकी नौकरी की धमकी देते हैं। तो हो सकता है कि जो हमारे बीएलओ होंगे उनके ऊपर भी इस तरह की समस्या आएंगी, तो आप वहाँ पे समक्ष खड़े रहेंगे तो शायद वो काम नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, मैं जितने भी हमारे बाहर में जॉब करने वाले हमारे मिलिट्री है, पुलिस है और सरकारी विभाग से है, जो बैलेट पेपर से वोट करते हैं, मैं सबसे ये आग्रह करूंगा, क्योंकि आप लोग खुद जान चुके हैं, जानते हैं कि झारखंड की क्या व्यवस्था बनी हुई है, और इस बार झारखंड में ऐसे लोगों को वोट करना चाहिए जो हमारे झारखंड हित के लिए बात करेंगे। आज आपके पास हो सकती है अच्छी नौकरियां हो सकती है, लेकिन अगर यदि इसी तरह चलता रहा, अच्छी नियोजन नीति ना बने आने वाले समय में भी, तो शायद आपके बच्चों को भी कल ये व्यवस्था नहीं मिल सकता। और यहाँ पे किनकी जगह होगी? खाली पूंजीपतियों की होगी। आज आप देख रहे होंगे हर जगह पे प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ऐसे लोग सरकार में है जो सिर्फ कोई पूंजीपति लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ना कि गरीब के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं आप सभी से यही आग्रह करूंगा, आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग खुद शिक्षित लोग हैं, आप लोग बिल्कुल झारखंड हित में अपना वोट करें और अपना बैलेट पेपर पे अपना ठप्पा सिर्फ झारखंड हित के लिए करें।
तथा नामांकन रद्द होने की स्थिति में पूजा महतो का नाम सामने आ रहा था कि कोई भी निर्दलीय से जेल कैंप के कोई कोई उम्मीदवार या कोई भी कार्यकर्ता को नामांकन का, तो पूजा महतो का नाम आ रहा था, तो पूजा महतो का क्या हुआ? नहीं देखिए, एक्चुअली में तो पूजा महतो का नाम आ रहा था, तो पूजा महतो का क्या हुआ? नहीं देखिए, एक्चुअली में जहाँ तक हमें तो पता था कि 100% नॉमिनेशन रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन देखिए कभी कोई होता है ना कि हमेशा प्रेशर दिया जाता है। हमारे पास वो कानून का वो उतना अच्छा नॉलेज नहीं है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा नॉमिनेशन कैंसिल नहीं हो सकता। देखिए आजकल जो दांव-पेच खेला जाता है, दांव-पेच में कहीं भी कुछ भी किया जा सकता है। आज देखिए दिल्ली के सीएम को अरेस्ट कर लिया जाता है, हमारे झारखंड के सीएम को अरेस्ट कर लिया जाता है। खैर उनकी जो भी समस्या थी, जो भी उनका मतलब काला किताब था या सफ़ेद अध्याय था, उसके बारे में तो मैं नहीं बताऊँगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमें भी ये लगा कि कहीं न कहीं हमारा नॉमिनेशन रद्द हो जाए, इसीलिए हमने एक अल्टरनेट ऑप्शनल में हमने रखा था। तो उसमें हमने कि एक पूजा का और एक हमने उषा दी का नाम हमने कहा था कि आप नॉमिनेशन कर, ये मेरा ये नहीं था, ये हमारे केंद्रीय अध्यक्ष और बाकी टीम का निर्णय हुआ था किसी न किसी को एक अल्टरनेट दिया जाए। तो ये उस समय किया गया था कि हम महिला सशक्तिकरण की भी बात करेंगे। हम यदि चाहते हैं कि अगर पुरुष वर्ग को ऐसे दबा दिया जाता है, तो मैक्सिमम हमारे पुरुष वर्ग के ऊपर कुछ न कुछ केसेस होंगे। और आपको पता है कि जेबी केसेस के जो भी लोग नॉमिनेशंस के लिए जा रहे हैं, उनको कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से दबा दिया जा रहा है। आज हमारा रांची लोकसभा के हमारे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के साथ भी वही हुआ। अगर हो सकता था कि कोई इसी तरह से पुरुष वर्ग का हम लोग वहाँ पे करते, तो शायद उनके ऊपर भी ये लोग पीछे पड़ जाते हैं, उनको दबाने का प्रयास किया जाता है, नॉमिनेशन रोका जाता है। इसीलिए महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देने के उद्देश्य से और उनके ऊपर कुछ किसी तरह केसेस नहीं होंगे, उनके ऊपर कोई चाप नहीं बन सकता, दबाव नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये निर्णय लिया गया था। और ये भी निर्णय लिया गया था अगर यदि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जी का नॉमिनेशन क्लियर होता है, तो दोनों अपना नाम वापस कर लेंगे और दोनों ने अपना नामांकन वापस कर लिया है। आप लोगों का चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर छाप किस तरह से लोगों के ऊपर प्रभाव छोड़ पाएगा? देखिए, गैस सिलेंडर छाप कहने का मतलब ये हर घर का अपना एक रसोइया है, तो हम हर घर तक पहुँच चुके हैं, हमारा छाप हर घर तक पहुँचा है। हमने गैस सिलेंडर छाप को इसलिए पहला प्रायोरिटी दिया था क्योंकि ये एक ऐसा है, डोमेस्टिक यूजेज चीज़ें हैं, मतलब हर घर के लोग यूज़ करते हैं और इस नाम से कोई अवेयर नहीं होगा, ऐसी बातें नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज़ के जैसे आज जयराम महतो का नाम एक अवेयरनेस है, उसका नाम हर छोटा बच्चा से लेकर बूढ़े बुजुर्ग तक, मतलब हर स्टेज हर वर्ग तक पहुंचा हुआ है। उसी प्रकार गैस सिलेंडर मुझे लगता है कि हर एक वोटर को इस नाम से अवेयरनेस है, सब कोई जानता है कि गैस सिलेंडर अपने अपने घर में होते हैं। आपको अभी देखिए पूरा देश में मुझे लगता है गैस सिलेंडर को एक महंगाई को लेकर के और उसका एक डिबेट को लेकर के ये पूरे देश में गैस सिलेंडर ऐसे चर्चित है। तो गैस सिलेंडर हमारे लिए ईजी होगा कि हम इसका प्रचार प्रसार ईजी वे से पहुँचा सकते हैं। और ये भी हमारा है कि गैस सिलेंडर का जो छाप है उसके लायक्स मतलब सिमिलर टाइप को और भी सिंबल जो है उस टाइप से नहीं दिखता है। सपोज कुछ चीज़ों का होता है ना कि मान लीजिए हमने एक्स और वाई डाल दिया, लेकिन दोनों का छाप एक ही टाइप से दिखता है। जैसे चूड़ी का हो गया, जैसे मान लीजिए कि आपका रिंग का हो गया, तो जो गोल्ड टाइप से होता है तो एक टाइप से हो सकता था। तो हमने बहुत बारीकी से चेक किया था कि ऐसा छाप लिया जाए जिसपे लोग कंफ्यूज ना हो। तो गैस सिलेंडर का जो छाप है, ये छाप अपने आप में एक यूनिक छाप है और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस छाप को लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, मतलब देख पाएंगे और उस पर अपना मत डाल पाएंगे। अभी आप लोग चुनाव का प्रचार, चुनाव का पर्ची, सारा चीज, अभी बैनर वगैरह सारा चीज, आप लोगों का खर्चा अभी कहाँ से मैनेज करेंगे आप लोग? देखिए अभी तक आपको पता है कि पूरा जेबी केसेस जेएलकेम की जो पार्टी है, इस पार्टी को लोगों ने अपने खून से सींचा है, अपने पसीने से सींचा है और अपने पैसों से सींचा है। और अभी भी ये है कि हमारे हर विधानसभा से हमारे जो लोग हैं एक तय कर दिया गया है कि कहाँ से कौन कौन कितना फंडिंग कर पाएंगे और लोग दे रहे हैं। कोई लोग 10,000 5,000 का में चेक काट के दे रहे हैं। आप लोग देखे ही होंगे हमारे टाइगर जयराम महतो के सभाओं में भी लोग आके देते हैं और लोग अभी भी हम लोग को डोनेट कर रहे हैं। और इसके लिए हम लोगों ने ऐसे भी चुनाव आयोग का प्रक्रिया के हिसाब से एक ये बना दिया जाता है, अकाउंट खोला जाता है। तो हम लोगों ने अभी प्लान कर लिया है, डिसीजन लिया है कि उस अकाउंट के बारे लोगों को दे दिया जाएगा और लोग हमें समर्थन देंगे वहीं, और उसी चंदा से जितना भी हमारा आएगा उसी चंदे से हम लोग अपना बैनर और पोस्टर कर। देखिए जो बड़ी पार्टियां हैं जो यहाँ पे 30 करोड़ तक खर्चा कर सकते हैं, हम उसके इक्विवेलेंट काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हम तो लोगों से यही कर रहे हैं कि भाई हमसे नोट मत लीजिए, बल्कि हमें नोट दीजिए और आप अपना काम लीजिए हमसे। आपको क्या काम चाहिए वो लीजिए हमसे, आपको कहाँ पे असुविधाएं होंगी वो लीजिए हमसे। क्योंकि देखिए अगर यदि आज लोग इस लोकतंत्र में वोट तंत्र का वैल्यू नहीं समझते हैं और इस वोट का सही उपयोग नहीं करते हैं, तो शायद
ये आज जो पूरे देश की स्थिति बनी हुई है, आज जो हमारे पूरे राज्य की स्थिति बनी हुई है, ये इसी तरह से चलता रहेगा कि कोई खाते खाते मर जाएगा और कोई खाने के लिए मरता रहेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि इसको बैलेंसिंग करने की जरूरत है कि जो खाते खाते मर रहे हो, जो खाने के लिए मर रहा है, इसको बैलेंस करके यदि चला जाए तो वो है हमारा चुनाव। यदि इस चुनाव में लोग अपने तरीके से, अपने सौहार्द से, अपने विश्वास से ऐसे लोगों को लाते हैं। देखिए आप समय क्या आ गया है कि कोई भी राज्य का विकास और देश का विकास दो तरीके से हो सकता है। एक वोट देने वाला ईमानदार होना चाहिए और एक वोट लेने वाला ईमानदार होना चाहिए। आज टाइगर जयराम महतो आज बिना वार्ड मेंबर रहे यदि जनता के लिए इतना कुछ करके दिया है तो इससे आप साफ देखिए, उस तो रिफ्लेक्शन है, वो तो रिफ्लेक्शन जो दिख चुका है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आपने तो उसको इस्तेमाल किया है। तो आज टाइगर जयराम महतो एक ऐसा व्यक्ति आ चुका है जो ईमानदारी से अपने लिए काम करता है और पूरी जनता के लिए काम करता है। तो उसने अपनी ईमानदारी दिखाई है, मतलब ईमानदार वोट लेने वाला आ चुका है। अब आपको ईमानदार वोट देने वाला बनना पड़ेगा। आप यदि अपना ईमानदारी से, बिना पैसे से, बिना दारू से, बिना मुर्गा से यदि आप अपना वोट उनको करते हैं, उनके पक्ष में करते हैं, तो डेफिनेटली है कि राज्य का उत्थान होगा, देश का उत्थान होगा। और हमारा चंदा इसी तरह से आता है। देखिए हमें तो बार बार कहता हूँ कि हमारी पूंजी, जो आप बात किए कि पोस्टर और बैनर के लिए, हम पोस्टर बैनर पे जितना हो पाएगा करेंगे लेकिन उन करोड़पतियों की तरह हम नहीं कर पाएंगे। हमने लोगों से कहा है कि आप अपने अपने घर से निकले, अपने अपने वाल पे 50 रुपये का, 10 रुपये का कलर खरीदे और अपने अपने वाल पे गैस सिलेंडर का छाप बना दीजिए और जयराम महतो का प्रचार शुरू कर दीजिए। देखिए सिंपल सी बातें हैं, जिस पे हम देखते हैं उस पे हम विचार करते हैं। तो हम अपने अपने घरों पे जैसे लगा देंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हमारा विचार रहेगा कि हाँ भाई, हमें आने वाले 25 तारीख को हमको इस छाप पे वोट करना है। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से, हालांकि मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि हमारे पास पैसे, मतलब आर्थिक समस्या है, संसाधन की समस्या है, लेकिन इस संसाधन को भी हम कैसे जुटा सकते हैं। अगर यदि हर एक व्यक्ति जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष, जेएलके के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो के समर्थक है या उनके विचार से अपने आप को प्रभावित है, तो वो अपने अपने घरों से निकले और अपने अपने वॉल पेंटिंग कर दे। अपने अपने वॉल पे सिर्फ 50 रुपया खर्चा है। एक गांव में यदि हम मान लीजिए 300 घर होते हैं, तो 300 घर में यदि हम 300 घरों पे वॉल पेंटिंग करते हैं, तो मान लीजिए 20-25 रुपए का हिसाब से तो कितना खर्चा आएगा। उतना का हमें, जो हम लोग यहाँ पे लाखों का बड़ा बड़ा पोस्टर लगाते हैं, उसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि विचार हमारा पहुंच चुका है। अब जरूरत है कि लोगों को बताने के लिए कि इस छाप में हमें वोट करना है, तो गैस सिलेंडर का छाप ले और आगे में लिख दे जयराम महतो को वोट करें। आप अपने अपने वॉल पे स्वतंत्र लिख सकते हैं। सरकारी बिल्डिंग्स या फिर सरकारी वॉल्स, यहाँ पे आपको परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी। ये भी हम लोग ले सकते हैं, परमिशन लेकर के भी हम लोग वो मतलब अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो हम बड़े बड़े होर्डिंग्स पे नहीं जाएंगे। हमारा जो भी मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट कैसे होगा, इस पे हम लोग प्लान कर रहे हैं और ये बहुत जल्द हम लोग लोगों तक पहुंचेंगे और इन सब चीज़ों पे हम लोग एक आउटपुट निकालेंगे कि कैसे हम लोग वॉल पेंटिंग कर सकते हैं। अच्छा मान लीजिए आज एक गाना के माध्यम से भी हमारा प्रचार हो रहा है और हमारे पास है कलाकार, हमारे पास कला संस्कृति के लोग भी हैं। आज जैसे हमारे पेंटर है, महावीर दा है, उसी तरह से हमारा हर गांव में भी मुझे लगता है कि इस तरह से छोटा मोटा पेंटर्स है। तो मैं उन सभी से भी आग्रह करूंगा, एक झारखंड जनमानस के लिए, झारखंडी हित के लिए आप लोग भी हमारा समर्थन करें, मदद करें और आप लोग कम से कम उस वॉल पेंटिंग में आए। हमारे कोई भी साथी, कोई भी संगी साथी, कोई भी परिवार वाले यदि आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और यदि आपको पेंट उन खरीद के देते हैं, तो हमें मदद कीजिए और वॉल पेंटिंग करने में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा समर्थन कीजिए। चुनाव के एक दिन पहले, यानी कि चुनाव से 24 घंटा पहले जो खेला होता है, पिछले कई सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं कि वो खेला होता है और फिर विपक्ष के लोग चुनाव जीत जाते हैं। उसको इस बार किस तरह से जेएलके रोकेगी? देखिए आपने जो बात की बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और इसको लेके मैं एक संदेश भी देना चाहूँगा। इससे हम लोग कहते हैं काली अंधेरी रात, जो 48 आवर्स के अंदर जो होता है उसे हम लोग काली अंधेरी रात कहते हैं। तो देखिए मैं तो सारी जनताओं से, पूरे झारखंडी जनमानस से कहूँगा कि लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो अपने वोट तंत्र का सही यूटिलाइज कीजिए। लोग आएंगे, पैसा देने के लिए आएंगे, क्योंकि वो पैसा वो कहाँ से लाए, जरा इमेजिन कीजिए वो पैसा आता कहाँ से है। आज यदि हम आपको 100 रुपया देते हैं तो कल हम आपसे लाख रुपए की उम्मीद करेंगे, क्योंकि नाउ डेज ये जितने भी हमारे नेतागण हैं, ठीक है, ये नेता बिजनेसमैन बन चुके हैं और ये सिर्फ अपना बिजनेस देखते हैं। वो अपना सोचते हैं कि हम ये इन्वेस्टमेंट यदि 100 रुपया कर रहे हैं तो आने वाले 5 साल में हमको इसे 1 लाख रुपया निकालना है। एक एक व्यक्ति का जो वो लाख रुपया निकालेंगे तो आपका घाटा है। समझिए इस तरह से कि सिंपल सा है, आज यदि आप उसे 500 रुपया लिए हैं तो कल आपके बच्चों का पढ़ने का सुविधा
आपको प्राइवेटाइजेशन में हो जाएगा। लेकिन अगर यदि आप बिना पैसा का कोई अच्छा नेता को चुन के भेजते हैं तो शायद वो आपका व्यवस्था सरकारी स्कूल में करा देगा। आप केरल की राजनीति देख सकते हैं, केरल में चले जाइए, वहाँ पे एक मिनिस्टर का बेटा, एक डॉक्टर का बेटा और एक आम आदमी का बेटा एक ही स्कूल पढ़ता है, जो है सरकारी स्कूल, क्योंकि ये व्यवस्था बनाई गई है। जब उस साउथ में जब के कामराज की राज चली थी तो सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य पे उन्होंने काम किया था। आज झारखंड भी जब नवनिर्माण की ओर आ रहा है, देखिए झारखंड अलग हुए 23 साल हो गए। यदि स्टार्टिंग फेज में जो भी गवर्नमेंट आई थी, चाहे बीजेपी की हो, मतलब इंडिया गवर्नमेंट या फिर एनडीए की जो भी गवर्नमेंट यहाँ पे आई थी, वो यदि प्रयास करती तो आज पूरा झारखंड में हर सरकारी शिक्षा विभाग, मतलब लोग वहीं पे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना प्राइवेटाइजेशन खोला। कौन सा नेता और कौन सा मंत्री का नाम बताइए जो अपना मिनिस्ट्री मतलब पोस्ट में रहा और आज उसके नाम पे प्राइवेटाइजेशन का कोई कंपनी नहीं होगा, कोई स्कूल्स नहीं होगा, कोई मेडिकल्स नहीं होगा, लगभग सबके पास है। तो अगर यदि आपको चाहिए फ्री में आपका एजुकेशन सुविधा और मेडिकल सुविधा, तो आप इन पैसों से बचिए। और काली अंधेरी जो रात होती है, हमें अपने टीम के कार्यकर्ताओं से भी कहूंगा कि देखिए हर गांव में कम से कम 1400 से 1500 लोग वोटर्स होते हैं। उसमें से कितने लोग ऐसे होते हैं जो पैसा बांटने वाले होते हैं और पैसा का खेला करते हैं? अधिक से अधिक 50 लोग होते हैं। तो अगर यदि 50 लोग को छोड़ दिया जाए और बाकी 1350 लोग यदि एकजुट हो जाए तो शायद वो भी रुक सकता है, क्योंकि वो सही मायने में लोकतंत्र पे हत्या है। तो अगर यदि आप लोकतंत्र को हत्या होने से बचा सकते हैं तो बाकी 1300 लोग इकट्ठा हुए और 50 आदमी को जो रोकिए, जो पैसे की तरफ पैसा बांट के वोट दिलाने का प्रयास करते हैं। खुद पे जागिए, फिर दूसरों को जगाइए। कहा जाता है कि नीच पर शासन फिर अनुशासन। यदि हम ये शासन अपना लेते हैं कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप अपना पैसा रखिए, मुझे चाहिए रोजगार, मुझे चाहिए शिक्षा, मुझे चाहिए स्वास्थ्य, मुझे ये सब चीज़ों पे फैसिलिटीज चाहिए, एंटिटीज चाहिए, तो अगर यदि आप एंटिटीज की बात करते हैं तो उनसे लोगों को रोकिए। क्योंकि मैं अभी बता रहा हूँ कि पूरा जो एक मतलब सिंडिकेट है, जो एक कॉर्पोरेट है, ये कॉर्पोरेट घरानों में हर पेट्रोल टंकी और जितने भी लोग हैं कॉर्पोरेट के, सबके पास अभी भी चुनाव को लेकर के ये पूंजीपाती लोग पैसा भेज चुके हैं। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए और ऐसे लोगों को रोकिए। वो जो काली अंधेरी रात होती है, उस रात आपको जगना पड़ेगा। अगर उस दिन हम जग गए और अवेयरनेस फैला सके और ऐसे लोगों को रोक सके तो हम लोग बिल्कुल लोकतंत्र पे एक अच्छा मजबूती से खड़ा होंगे और हमारा वोट भी एक अच्छा रिजल्टेंट आएगा। जयराम महतो को बेल मिल गया, जैसी खबर आई कि जयराम महतो को जिस केस में उन्हें अरेस्टिंग करने के लिए पुलिस पहुंची थी, उससे उनको बेल मिल गया। लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि जयराम महतो कब तक लोगों के बीच आएंगे। देखिए, जो अरेस्टिंग की बातें आई थी वो 2022 का केस था और वो कहीं ना कहीं एक हिडन केस को अचानक से लाया गया था। वो सिर्फ अरेस्ट करने के लिए, मैंने तो पहले ही बताया कि कहीं ना कहीं उसको नॉमिनेशन से रोका जाने का प्रयास किया गया था। बाकी उस पर हमारा नौकरसी मिल चुका है, उस पर और अरेस्टिंग होगी नहीं। प्रशासन उसको उस मैटर को लेकर अरेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन अभी भी 2-3 केसेस हैं जिसपे हमारे लीगल टीम काम कर रही है और उम्मीद ये है कि आने वाले लगभग 2-3 दिन में, मंडे या ट्यूसडे तक, उन पे भी हम लोग ले लेंगे, नौकरशिप ले लेंगे या फिर हमारा उनका एंटीसेप्टरी बेल हो जाएगा। क्योंकि देखिए कोई बहुत बड़े मर्डर केसेस नहीं है, रेप केस नहीं है, ठीक है, किसी तरह का 307, 306 का केसेस नहीं है कि हमको उसके लिए सोचना पड़ेगा। ये जितने भी लगभग होंगे तो 353 और जो भी सरकारी काम में बाधा का केसेस हैं, हमने कोई ऑफिसर्स को आज तक हाथ नहीं लगाया। लेकिन ये सब झूठे केसेस लगाए गए हैं ताकि ये लोग को डरा दिया जाए, धमका दिया जाए। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं और मतलब रुकने वाले नहीं हैं। ना तो हम झुकेंगे ना तो हम रुकेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। तो इन सब चीज़ों पे भी हम लोग साइड से हम लोग नौकरशिप ले रहे हैं और एंटीसेप्टरी बेल लेने का प्रयास किया जा रहा है। 2-3 केसेस बचे हुए हैं, उस पर भी हमारा मंडे या ट्यूसडे तक हो जाए। उसके बाद फिर हमारे केंद्रीय अध्यक्ष पहले की तरह फिर निकलेंगे और जन संबोधन करेंगे और लोगों के दिल में अपना जगह बनाना प्रयास कर देंगे। जयराम महतो का क्या अभी भी कानून से, पुलिस से डर है कि पुलिस उन्हें, यदि वो निकलते हैं तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी? देखिए, आपको पता है कि आजकल के समय में लोग यदि अपना हक अधिकार मांगता है तो पुलिस अपना पुलिसिया रवैया दिखाती है और उन्हें डराने और धमकाने का प्रयास करती है। लेकिन हम लोग डरने वाले, धमकाने वाले हाँ, लेकिन हम लोग कानून के प्रोसीजर को फॉलो करने वाले हैं। जो कानून व्यवस्था बनी हुई है, पहले ये 353 सरकारी काम में बाधा पे नहीं आता था, लेकिन नाउअडेज अब कुछ भी होता है तो अब सरकार अपना बचाव के लिए, मैं तो यही समझता हूँ कि ये कानून जो बना गया है सरकार अपने बचाव के लिए, जनता के लिए नहीं किया है। आप बताइए कि सपोज मान लीजिए कि हम ही ने 8 अप्रैल को एक एक्सीडेंट केस के लिए एफआईआर के लिए मांग किया था और हमारे ऊपर 353 लगा दिया गया। अगर यदि आप एफआईआर करते तो हमें रोड में आने की क्या जरूरत पड़ती? अगर यदि हमें हमारा रोजगार
जहाँ जेपीएससी हो, यूपीएससी हो, और हमारा जो स्टेट मुद्दा है उस पर यदि हमें रोजगार मिल जाता तो क्या जयराम महतो का रोड पाने की जरूरत पड़ती? नहीं पड़ती। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपना हक अधिकार मांग रहे हैं तो वहाँ पे प्रशासन हमें उल्टा केस कर रही है। तो ये है कानून व्यवस्था बना दिया गया है, तो इस कानून व्यवस्था को हम मानते हैं। इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि अभी जब इतना कुछ हो गया है, मतलब समझिए जब हमारा हाथी का पूरा सिर पार हो चुका है, शरीर पार चुका है, तो सिर्फ पूंछ ही बचा हुआ है, तो हम उसका भी प्रयास करेंगे शांति व्यवस्था के साथ इसको भी हम लोग कर लें। उसके बाद हम लोग सभा स्मूथ तरीके से करें, ताकि लोगों में भी कोई हड़बड़ी ना हो, लोगों में भी अफरा तफरी ना हो, किसी तरह का कोई अशांति ना फैले। और हम चाहते हैं कि पूरी पूरी शांत व्यवस्था के साथ इस बार इलेक्शन हो और लोग पूरी शांति मन के साथ हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो को गैस सिलेंडर छाप पे वोट करें। क्या लगता है जो आप लोगों का जो अभी पूरा प्लानिंग है चुनाव जयराम महतो को लेकर, लोग ये कहते हैं कि जयराम महतो जो वहां से भागे हैं उसके बाद अभी तक सिर्फ एक दिन लाइव आए थे अपने फेसबुक प्रोफाइल में, एक दिन लाइव आए थे, उसके बाद वो लाइव भी नहीं आ रहे हैं। तो लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं पुलिस उनपे कोई दबाव तो नहीं बना रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जयराम दा है, देखिए वो कहीं भी रहेंगे, वो व्यक्ति को मैं व्यक्तिगत जो जानता हूँ, वो व्यक्ति ऐसे हैं कि जो हमेशा रिसर्च करते रहते हैं। आज वो कहीं भी बैठे हुए हैं तो इस षड्यंत्र का रिसर्च कर रहे हैं। उसके बाद इस षड्यंत्र से देखिए अभिमन्यु को कैसे फंसा दिया गया था, उनके पास भेजने का तो था, लेकिन कहीं ना कहीं एक उनका चूक हुआ था जो नहीं जान पाते थे, लेकिन वो घुस चुके थे। और उसी तरह से जयराम दा उस षड्यंत्र से निकलने के लिए और कानून प्रशासन व्यवस्था में जिस तरह से उनके ऊपर पेच फंसा दिया गया है, उस सब चीज़ का वेट कर रहे हैं कि जैसे ये सब क्लियर हो जाएंगे तो निकलेंगे। रह गई लाइव में आने की बात और ये सब चीज़ें, हमारा तो मकसद है कि हम अपना विचार पहुंचाएंगे। जब ऐसे जरूरत पड़ेगा तो टाइगर खुद आकर के अपना, कभी यदि राज को इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी अपनी आहुति देने के लिए, तो मुझे लगता है कि केंद्रीय अध्यक्ष अपनी आहुति देने को रेडी है। लेकिन जब सब शांतिपूर्ण व्यवस्था से चल रहा है तो नहीं चाहते हैं कि अभी किसी या तो विद इन 14 to 16 मई तक में दादा का सब कुछ क्लियर हो जाएगा और वो सशरीर निकल करके फिर अपनी विचारों से, अपनी वाणी से लोगों के पास पहुंचेंगे। 21 मई को शायद कोई केस का सुनवाई होने का कुछ बात था, ऐसा वकील जी हमें बता रहे थे। हाँ, 21 मई को वही जो जिसपे उनका नगरी वाला जो केस था, ठीक है, तो उस पे उनको नौकरशिप तो मिल गया है, उस पे उसके बाद से 21 तारीख को 21 मई को उनका जुडिशरी पे काम होगा, उसके लिए एक्सटेंड किया गया 21 मई तक का वो डेट है, तो उससे कोई दिक्कतें नहीं है। और क्या कुछ एक्स्ट्रा तैयारियां कर रहे हैं आप लोग? देखिए मैं तो अभी तो देखिए हम लोग इसी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं कि सबसे बड़ा चीज़ होती है, हमें छाप मिल गया है और छाप मिलने के बाद इस छाप को हम लोग जन जन तक, हर घर तक, हर वोटर्स तक कैसे पहुंचाए। 18.5 लाख की वोटर्स है वहाँ पे, हमारा ये प्रयास होगा कि 18.5 लाख के वोटर्स के दिमाग तक, उनकी आंखों तक हमारा छाप पहुंचे। और इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास संसाधन की कमी है, क्योंकि आपको ही पता है कि हमारा संगठन भी न्यू है और हमारे पास संसाधन भी कमी है। और बाकी जो दो पार्टियां हमारे विपक्ष में लड़ रही है उनके पास संसाधन भी है और उनके पास संगठन भी है, हाँ, लेकिन नो डाउट हमारे पास विचार है, हमारे पास सत्यता है, हमारे पास निष्ठा है। हम अपना विचार से सत्यनिष्ठा के साथ जो पब्लिक के लिए काम किए हैं, आज जयराम महतो का वो गिरिडीह लोकसभा उनका कार्य क्षेत्र रहा है। वहाँ पे जो भी सीसीएल के मामले रहे होंगे या फिर छोटे छोटे फैक्ट्रियों के जो मामले रहे हैं, रोड एक्सीडेंट्स के मामले रहे और फैक्ट्री में एक्सीडेंट्स के मामले रहे, तो वहाँ पे जयराम महतो खुद खड़ा होकर के लोगों को उतना मुआवजा दिलाने का काम किए हैं। तो मैं ये विश्वास करता हूं कि जिन लोगों के लिए दादा ने काम किया है वो लोग स्वतः निकलेंगे, अपने निकलेंगे और अपने समाज को भी निकालेंगे। और अपने जितने भी उनके संगी साथी जो भी है लोकसभा, गिरिडीह लोकसभा के अंदर जितने भी लोग आते हैं, सबसे वो लोग अपना रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि भाई ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल समर्थन कीजिए और ऐसे व्यक्ति के लिए वोट करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल उनसे भी आग्रह करूंगा, क्योंकि हम आपके लिए कहीं बोलने नहीं जाएंगे कि हमने आपके लिए काम किया है, क्योंकि हमारा काम है नेकी कर दरिया में फेंक। दादा ने नेकी किया है, अब आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप दादा के लिए क्या कर सकते हैं। टाइगर जयराम महतो ने निस्वार्थ भाव से, आज तक कोई कह दे कि किसी से 1 रुपया भी लिया है, इतना पैसा मुआवजा दिलाने के बाद आज लगभग 17 करोड़ रुपया जो उन्होंने दिलाया, जो झारखंड में आज तक 23 साल में ना कोई मिनिस्टर ना कोई विधायक किसी ने नहीं दिलाया। जो एक आम आदमी, एक कॉमन पर्सन ये सब दिला सकता है, क्यों? क्योंकि उसका अपना बौद्धिक के कारण। तो जो ब्लू ब्रेन उनके पास है, उस ब्लू ब्रेन को आप लोग समर्थन कीजिए, उस बौद्धिक शक्ति को समर्थन कीजिए, क्योंकि उसके हाथ में जिस दिन कलम हो जाएगी तो वो आपके और आने वाले भविष्य के लिए जरूर लिखेगा। इसीलिए जो भी व्यक्ति जिनके लिए टाइगर जयराम महतो ने काम किया, मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, आप लोग निकलिए, अपने घर से निकलिए, समाज के लिए निकलिए, आपके जितने भी संगी साथी, दोस्ती यारी, गोतिया अभ्यास जो कुछ भी है, सबके साथ आप जाइए, उनको कन्विंस कीजिए, समझाइए कि यही वो व्यक्ति है जो हमारे लिए एडीपी, आदिवासी, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक का
लड़ाई लड़ रहा है और हमारे लिए काम कर सकता है, आने वाले समय में हमारे लिए खड़ा हो सकता है। वैसे लोग जो एसी रूम में बैठ के सिर्फ नीति नियोजन बनाते हैं, उन पे भरोसा मत कीजिए, क्योंकि वो अपने लिए सोचते हैं, सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं कि हमने सदन पे ये बात उठा दी, हमने सदन पे ये काम कर दिया। अगर यदि आप सदन पे आपकी आवाज नहीं उठती हो तो आप सड़क पे क्यों नहीं उतरते हैं? आज उनको ये क्वेश्चन करना होगा। लेकिन टाइगर जयराम महतो सड़क से लेके सदन तक की तैयारी में है, तो सड़क में जब रहते हुए आपके लिए इतना काम किया, तो समझिए सदन पे जाएंगे तो आपके लिए क्या कर सकते हैं, आपके लिए जाकर के क्या, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि जिस चीज के प्लान किया गया है वो आपके लिए किस हिसाब से कर देंगे। सपोज मान लीजिए कि एक रोड एक्सीडेंट होता है तो कुछ लोग डेथ करते हैं, उसमें इंजीनियर या फिर जो कंस्ट्रक्शन साइट के लोग होते हैं उनकी दोष होती है। लेकिन अगर यदि एक एमएलए और एमपी सदन पे पहुंच के एक अच्छा नियमावली बन सकता है, जैसे के कामराज ने नियमावली बनाया था, आज जो हम लोग को मिड डे मील और एजुकेशन में जो व्यवस्था किया जा रहा है, ये के कामराज का बनाया हुआ नियम था। ये साउथ के एक उस समय एमपी हुआ करते थे, जिन्होंने सरकार के विरोध में खड़ा होकर बोला था कि हाँ, ये एजुकेशन व्यवस्था को ठीक करने के लिए आपको मिड डे मील और किताब और एजुकेशन की व्यवस्था करनी है। ऐसे कुछ ना कुछ तो नई नई नियमावलियां फिर जरूर हमारे केंद्रीय अध्यक्ष सदन पे बात उठाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी भी आपके गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में 14 को आ रहे हैं प्रोग्राम करने के लिए, क्या कुछ मकसद हो सकता है? देखिए, अभी तो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, ये तो अभी इनका जहाँ जहाँ पे सभाएं हो रही है, अभी झारखंड में सभाएं हैं, कुछ दिन पहले शायद यहाँ भी आकर के उन्होंने अपना भाषण दिया, रांची में यहाँ पे भाषण दिया कि जिन्होंने राम को लाया है हम उन्हें लाएंगे और भारत माता की जय। ठीक है, चलिए बढ़िया बात है, धर्म अपने अपने होते हैं, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है जहाँ पे हर समुदाय के लोग हैं, हर वर्ग के और हर धर्म के लोग हैं। सांप्रदायिकता पे हमें किसी पे कोई आपत्ति नहीं। हाँ, लेकिन बिल्कुल हम ये कहेंगे उस राम को लाने में हमारा भी अधिकार है, लेकिन उसके लिए क्या, मतलब उसके लिए क्या वोट करना जरूरी है कि उसके नाम पे? अरे आस्था तो हमें भी है, आस्था से तो हम भी जुड़े हुए हैं। अगर यदि राम की बात करते हैं तो बिल्कुल आपने राम को लाया है, तो राम जी जो आशीर्वाद देंगे वो तो आपको दे ही रहे हैं, तो जनता अपना अपने अपने लोगों के ऊपर जो आशीर्वाद करे वो करेंगी। लेकिन आप राम के नाम पे देखिए, ये तो बोला जाता है कि चुनाव आयोग की तरफ से ये कहीं ना कहीं ये चुनाव आयोग का उल्लंघन है कि किसी धर्म और किसी ये पे आप वोट नहीं मांग सकते, लेकिन ये लोग मांग रहे हैं। मतलब आप समझिए कि हमारा संविधान को भी ये लोग खतरे पर रखे हुए हैं। अगर यदि ऐसे लोगों को दे दिया जाता है वोट पे, कल यदि इनके हाथ में पावर आएगी तो ये लोग यहाँ पास में अपना मनमानी चलाएंगे, जैसे हिटलर शाही चला था। हिटलर के पास जब पूरा पावर आ गया था तो हिटलर शाही चला था, वो जो मन सो करने लग गया था। आज हिटलर शाही का ही आप यदि कंपेरिजन करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, तो आपको कहीं ना कहीं सिमिलरिटीज दिखेंगी। वही सब कामें हो रही है। देखिए, पुलवामा हमला यहाँ पे जो हम ये हुआ हमला हुआ, उसके ऊपर कोई एनआईए जांचेज नहीं हुई। क्यों नहीं हुआ? अरे उस वहां पे मरने वाले जो आर्मी ऑफिसर्स थे वो कौन थे? हमारे जैसे गरीब तबके के लोग थे, हमारे जैसे नीचे तबके के लोग थे, क्योंकि हमें पेट चलाने के लिए नौकरी करनी पड़ती है, रिस्क लेना पड़ता है। क्या कोई बड़े औद्योगिकपति का बेटा क्या देश सेवा में लगता है? नहीं। तो हमें सोचना पड़ेगा, अगर यदि वैसी चीजों पे अगर यदि ऐसे लोग जांचेज नहीं करवा रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं षड्यंत्र रच रहे हैं। यदि राम की बात करते हैं तो मैं यही कहूंगा कि राम भगवान का एक आस्था है, राम भगवान एक न्याय है, राम भगवान एक त्याग है, परित्याग है। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल आप वोट कीजिए जो राम के लिए राम की तरह काम करते हैं। राम भगवान जी ने, मैं तो बार बार कहता हूँ कि जैसे कि राम भगवान जी जब सीता मैया को लाने के लिए जब श्रीलंका जा रहे थे, उस बीच में उनको बहुत सारा मतलब प्रांतों से, राज्यों से गुजरना पड़ा था, और बहुत सारे राज्यों में अलग अलग तरह की समस्याएं थी। वो सारी समस्याओं को समाधान करते हुए वहां तक पहुंचे थे और उनसे जुड़े थे कि नहीं जुड़े थे? मैं अभी किष्किंधा का ही बात करता हूँ। किष्किंधा में बाली जो बोला जाता था कि राम से भी बहुत ज्यादा ताकतवर थी, उनके पास ये शक्ति थी कि आगे सामने जो होता था उसकी आधा शक्ति वो घींच सकता था। मतलब उनके पास इतनी शक्ति थी, लेकिन वो अन्याय था, वो अन्याय कर रहा था। क्या अन्याय कर रहा था? उसका जो छोटा भाई था सुग्रीव का, वो राज हड़प लिया था, यहाँ तक कि उसकी जो धर्म पत्नी थी उसको भी हड़प लिया था, अपने कब्जे में रख लिया था। तो कहीं ना कहीं अन्याय था ना। तो उस अन्याय हो रहे उस व्यक्ति को राम ने मारा था। हमारे श्री राम ने उस व्यक्ति को मार के फिर वहीं पे शिवरी जी को वहां का किष्किंधा का राजा बनाया था। तो सिमिलरली बात है, क्योंकि वो जानते थे कि अगर यदि सुग्रीव को यहाँ का राजा बना दिया जाए तो इस राज्य के जितने भी लोग हैं उनका दुख दर्द सुग्रीव ही जान सकते हैं, ना कि हम अयोध्या से आके जान सकते हैं। तो वो चाहते हैं तो लक्ष्मण जी को बोलते, लक्ष्मण जी आप किष्किंधा का राजा बन जाइए, हम तो अयोध्या का राजा बनेंगे। तो क्या उन्होंने किया? नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं कि यही सच्चा न्याय है। सच्चा न्याय यही है कि जो जिस प्रांत का आदमी है, चाहे वो जैसा भी है, लंगड़ा है, लुल्ला है, बहरा है, गूंगा है, अगर यदि वहां के लोगों के लिए सोचता है, विचार करता है, तो वहां का लोगों को ही वहां का राजा बना दिया जाना चाहिए, क्योंकि वही व्यक्ति वहां के बारे में, वहां का दर्द समझ सकता है। इसीलिए मैं यही कहूंगा कि बिल्कुल आप लोग राम को मानते हैं तो राम की इस कहानी को भी जानिए
और उनकी इस न्यायपालिका को भी जानिए, उनकी इस आस्था को भी जानिए। राम जी ने भी बहुत बहुत बड़ा त्याग किया था ताकि अयोध्या में किसी तरह से मतलब झमेला ना हो। जब उनको किसी षड्यंत्र के माध्यम से उनको वनवास भेज दिया गया, उन्होंने कहा चलो ठीक है वो भी सही है, तो उनका त्याग रहा है। तो झारखंड के लिए जो लड़ रहे हैं, जो त्याग कर रहे हैं और झारखंडियों के लिए जो विचार कर रहे हैं, तो राम की इस आस्था से सोचिए कि आप यदि बाहर के लोग यहाँ वोट करते हैं, आज रांची लोकसभा का ही देख लीजिए, रांची लोकसभा में जो दोनों कैंडिडेट खड़े हुए वो हमारे कहीं दूसरे प्रांत के लोग हैं और यहाँ पे आके हमारा राज्य में अपना नींव गाड़े हुए हैं और ऐसे लोगों को बाहरी पार्टियां मतलब जो राष्ट्रीय पार्टियां वो समर्थन कर रही है। आज गिरिडीह लोकसभा में ही देख लीजिए, तो इससे पहले 25 साल तक वहां पे बाहरी राज्य के जो भी नेता थे रविंद्र पांडे जी, उन्होंने शासन किया, लेकिन क्या 25 साल में उस लोकसभा क्षेत्र का उद्धार हुआ था? नहीं हुआ था। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपने लोगों का उद्धार अपने ही लोग कर सकते हैं, इसीलिए अपने प्रांत के लोगों को ही वोट कीजिए और अपने प्रांत के लोगों को वोट करेंगे तो आपका दुख दर्द सब चीज में वो आपके लिए खड़ा हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजूदा। देख सकते हैं अभी हमारे साथ गिरिडीह लोकसभा के केंद्रीय प्रवक्ता राजू महतो जी मौजूद थे और चुनाव है 25 मई को। तमाम लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि जयराम महतो अभी कहाँ है, चुनाव चिन्ह आ गया, किस तरह की तैयारियां चल रही है, क्या जो नारा लग रहा है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में कि अब की बार टाइगर जयराम, चारों तरफ जिधर जाए माहौल टाइगर जयराम महतो का ही हमें देखने को मिल रहा है। उसी को लेकर हम लोग परिचर्चा कर रहे थे और आज हमने जाना इनसे कि चुनाव की किस प्रकार से इन लोगों की तैयारियां हैं, कब तक टाइगर जयराम महतो आएंगे, किस तरह से ये लोग अपना जीत का जो वादा कर रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं, वो उसमें किस तरह से ये लोग क्या कार्य करेंगे, सारे चीजों को हमने जाना। चलिए आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय झारखंड, जोहार झारखंड।